नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। योगी आदित्यनाथ सरकार का नया कार्यकाल आज से शुरू हो गया। इस शुरुआत के साथ ही बीजेपी ने इकाना स्टेडियम से अपना शक्ति प्रदर्शन कर विरोधियों को संदेश साफ तौर पर दे दिया कि बीजेपी की सियासी पकड़ कैसी है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों के सामने योगी आदित्यनाथ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर योगी आदित्यनाथ की है, जिनको बीजेपी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, जबकि दूसरी तस्वीर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की है और तीसरी तस्वीर ब्रजेश पाठक की है, जिन्होंने योगी कैबिनेट में हिस्सा लिया और यूपी सरकार में डिप्टी सीएम का अब वो पद संभालते हुए नजर आए। आदित्यनाथ योगी मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। देश के मुख्यमंत्री जी को, दोनों मुख्यमंत्री जी को, पूरी कैबिनेट को बधाई देना चाहूंगा। ईमानदारी से महिलाओं के साथ न्याय होगा, उनकी सुरक्षा की गारंटी रहेगी। धन्यवाद देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी सारी टीम को और पूरे मंत्रिमंडल जिन्होंने आज शपथ लिया है उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से बधाई है। जो जनता के प्रति जिम्मेदारी है, सेवा करने की दूसरी पारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने एक बार फिर से जो देने का काम किया है, मैं व्यक्तिगत तौर से पहले तो हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उत्तर प्रदेश को जो नंबर 1 राज्य भारत में बनाना है, उसके लिए प्रतिबद्ध है। तो एक बार फिर से जनता जनार्दन के जनादेश के बाद बीजेपी सरकार बन गई है। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। मतलब 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने यूपी में सरकार बनाई थी और फिर 5 साल बाद सरकार चलाने के बाद एक बार फिर से जनता ने मौका दिया है। मतलब 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आए। ये 2 तारीखें आप देख लीजिए। 19 मार्च 2017 को पहली बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और एक बार फिर से 25 मार्च 2022 को वो उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे। मतलब योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अब सरकार बन गई है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके सहयोगियों में 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्रियों ने अटल स्टेडियम में शपथ ली है। ये वो तस्वीर है जिसके सहयोग से योगी आदित्यनाथ यूपी में सरकार चलाने वाले हैं। तो आज कुल मिलाकर जंबो कैबिनेट की तस्वीर भी सामने आ गई है। 52 मंत्रियों ने योगी आदित्यनाथ के साथ यहां पर शपथ ली है। उसमें 20 राज्य मंत्री हैं, 18 उसमें कैबिनेट मंत्री हैं और 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश को वो उत्तम प्रदेश बनाए, देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाए, देश का नंबर 1 राज्य बनाए। तो चलिए अब आपको उस कैबिनेट की तस्वीर भी दिखाते हैं जिसकी अगुवाई योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और जो उनकी कैबिनेट की पूरी तस्वीर है वो आप उनके आसपास देख सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पहली बार वो बतौर डिप्टी सीएम काम करते हुए नजर आएंगे। उनका प्रमोशन हुआ है, पिछली सरकार में कानून मंत्री थे, अभी डिप्टी सीएम है। सूर्य प्रताप शाही एक बार फिर से कैबिनेट का हिस्सा हैं और वो भी कोर टीम में शामिल हैं। सुरेश खन्ना वरिष्ठतम विधायकों में से एक बार फिर से वो योगी कैबिनेट का हिस्सा है। स्वतंत्र देव सिंह इससे पहले संगठन का संचालन कर रहे थे, अब संगठन से सरकार में आ गए हैं। बतौर कैबिनेट मंत्री उन्होंने शपथ ली। बेबी रानी मौर्य महिला चेहरे के तौर पर उनकी मौजूदगी, उनकी भागीदारी प्रबल तरीके से यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण चौधरी, उन्होंने भी बतौर कैबिनेट मंत्री यहां पर शपथ ली है। एक और चेहरा, एक और नाम, वो है जयवीर सिंह का, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। धर्मपाल सिंह, ये भी उस कोर टीम का हिस्सा हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की। नंद गोपाल गुप्ता नंदी कभी बीएसपी में हुआ करते थे, बाद में बीजेपी में आए, पिछली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे और एक बार फिर से उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र चौधरी, वो भी यहां पर कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आए, मतलब योगी कैबिनेट का हिस्सा हैं। अनिल राजभर, जो कि पिछली सरकार में भी मंत्री थे, एक बार फिर से उनको इस सरकार में मंत्री पद दिया गया है, उनको मंत्री बनाया गया है। जितिन प्रसाद, कांग्रेस का जाना माना चेहरा,
बाद में बीजेपी में आए, एमएलसी बने, मंत्री बने, एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ ली है। राकेश सचान, पहली बार उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके अलावा अरविंद कुमार शर्मा, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी, गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी, फिलहाल एमएलसी हैं और अब कैबिनेट का हिस्सा हैं। योगेंद्र उपाध्याय, उनको भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। एक और नाम जिस पर हर किसी की निगाह टिकी रही, वो नाम है आशीष पटेल का। अपना दल इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। उन्होंने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर आज शपथ ली। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अटल स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई और इसके लिए बीजेपी ने भव्य आयोजन किया। 52 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य बतौर कैबिनेट मंत्री उन्होंने शपथ ली है। ब्रजेश पाठक ने भी बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ली है। दोनों ही डिप्टी सीएम हैं। सूर्य प्रताप शाही कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आए। सुरेश खन्ना और मध्य में आप सीएम योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे थे। एक और तस्वीर धर्मपाल सिंह की, नंदगोपाल नंदी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, राकेश सचान, आशीष पटेल, योगेंद्र उपाध्याय, अरविंद शर्मा और भूपेंद्र चौधरी, इन सभी को आप शपथ लेते हुए देख पा रहे हैं। और अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। इस चुनाव में बुलडोजर का खूब जिक्र हुआ, खूब बुलडोजर भी दिखाई दिए, उनकी धमक भी दिखाई दी। लिहाजा बुलडोजर के जरिए भी तमाम तस्वीरों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उनका बुलडोजर आगे बढ़ चला है और बतौर मुख्यमंत्री वो अगुवाई कर रहे हैं नई सरकार की। इसके अलावा जो और बड़े नाम सामने आए हैं वो भी देखिए आप। केशव प्रसाद मौर्य, उसी बुलडोजर पर उनकी भी तस्वीर देखिए आप। 2017 से लेकर 2022 तक माफियाओं के खिलाफ जो बुलडोजर चला, चुनाव में मुद्दा रहा और अब उसी बुलडोजर पर सवार होकर इन मंत्रियों के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाए। ब्रजेश पाठक बतौर डिप्टी सीएम, आप उनको भी जाते हुए बुलडोजर पर बैठकर देख सकते हैं। और कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि राजधानी लखनऊ से आ रही है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि कैबिनेट बैठक में कौन से प्रस्ताव रखे जाते हैं, किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है, कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं। लेकिन बहुत दिलचस्प है तस्वीर जो राजधानी लखनऊ से आ रही है। शपथ लेने के ठीक बाद यह सरकार एक्शन में दिखाई पड़ रही है। संकल्प पत्र में जिन जिन संकल्पों का जिक्र किया गया था उसे सिद्धि तक पहुंचाना है, लिहाजा सरकार एक्शन मोड में है। और शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद यहां पर कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। सभी मंत्रियों को आप देख सकते हैं। देखना होगा कि इस बैठक में कौन कौन से मुद्दों पर मुहर लगती है। फिलहाल अभी हर किसी की नजर इस बात पर भी है कि किसको कौन सा विभाग मिलता है। योगी सरकार 2.0 में सबका साथ सबका विश्वास की तस्वीर भी दिखाई दी। योगी कैबिनेट की मदद से जातीय समीकरण साधने की भी पूरी कोशिश की गई है। योगी मंत्रिमंडल का जातीय समीकरण क्या है आप ये भी समझिए। 8 ब्राह्मण चेहरे, 6 राजपूत चेहरे, 8 दलित चेहरे और 5 जाट समुदाय से आने वाले लोग। कुल मिलाकर इस तरीके से पूरे जातीय समीकरण को साधा गया है। 2 भूमिहार को भी शामिल किया गया है, 1 अल्पसंख्यक चेहरा, 1 कायस्थ चेहरा और 4 वैश्य समाज से भी मंत्री बनाए गए हैं। इस तरीके से पूरे जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है इस दूसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल में। योगी आदित्यनाथ सरकार में जातीय संतुलन को किस तरीके से बिठाया गया है, ग्राफिक्स की मदद से हम आपको यह भी समझाते हैं। जातीय आप देखिए, ब्राह्मण से कुल मिलाकर 46 विधायक हैं और 8 को मंत्री बनाया गया है। 46 विधायकों में 8 को मंत्री पद दिया गया है। यह हम ब्राह्मण बिरादरी की बात कर रहे हैं। राजपूत बिरादरी से आप देखिए 43 विधायक भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनकर आए, उनमें से 6 को मंत्री बनाया गया है। इस तरीके से राजपूतों को भी साधने की कोशिश की गई है। अगर हम दलित बिरादरी की बात करें, 65 विधायक, सर्वाधिक 65 विधायक और 8 मंत्री इस कोटे से भी बनाए गए हैं, जो कि दलित समुदाय की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे, उनके हक और हुकूक की बात करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो और पूरी तस्वीर निकलकर सामने आई है वो भी आप समझिए, किस तरीके से जातीय संतुलन बना रहे, क्षेत्र का संतुलन बना रहे, उस बात पर पूरा फोकस किया गया है। योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए तमाम लोगों को न्योता दिया गया था। उनमें से ज्यादातर लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन विपक्ष का इस कार्यक्रम से पूरी तरीके से चेहरा गायब रहा। विपक्ष ने दूरी बनाए रखी। अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ ने फोन कर बुलाया था, लेकिन वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए, उन्होंने दूरी बनाए रखी। शिवपाल यादव, पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह से नदारद रहे, उन्होंने भी दूरी बनाए रखी। जयंत चौधरी, जो कि समाजवादी पार्टी के साथ इस बार गठबंधन दल के तौर पर चुनावी मैदान में थे, उन्होंने भी शपथ ग्रहण से दूरी बनाए रखी।
मायावती, इनको भी योगी आदित्यनाथ ने फोन कर आमंत्रित किया था, लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुई। प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उनको भी निमंत्रण गया था, लेकिन उन्होंने भी शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाए रखी। लब्बो-लुआबी है कि विपक्ष का कोई भी नेता आज अटल स्टेडियम में नजर नहीं आया, मतलब शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं बना। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो चलिए आपको योगी आदित्यनाथ का सियासी सफर भी समझाते हैं। फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे, किस तरीके से सियासी सफर की शुरुआत हुई और आज दूसरी बार वो उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पंचूर गांव में उनका जन्म हुआ और उसके बाद साल 1992 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए। वहां पर गोरखपुर में महंत अवैधनाथ से उन्होंने दीक्षा ली साल 1992 में ही, और 1994 में योगी आदित्यनाथ सन्यासी बन गए। इसके बाद 1998 से लेकर 2017 तक लगातार 5 बार वो गोरखपुर से सांसद रहे। 19 मार्च 2017 को पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 25 मार्च 2022 को दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हुए नजर आए। और चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम समझेंगे, पूरे समीकरण को जानेंगे और साथ ही साथ इस बार सरकार के कामकाज का तरीका क्या होगा उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आनंद दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हेमंत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आनंद दुबे जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। बधाई आपको, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार बन गई है। इस सरकार की कैबिनेट बैठक की शुरुआत भी हो गई है, पहली कैबिनेट की बैठक हो रही है। क्या इस बात के संकेत आप दे सकते हैं क्या कि आज की इस पहली कैबिनेट की बैठक में कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहले पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को और सभी को हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमें दोबारा सत्ता चलाने का मौका दिया, हमें सेवा का मौका दिया और आज उसकी विधिवत शपथ ग्रहण के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। निश्चित रूप से हमने जो महत्वपूर्ण वादे किए थे उन पर भी पार्टी कोई विचार करेगी और अन्य क्या बातें इस कैबिनेट की बैठक में, किस तरह के प्रस्ताव आते हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं, ये तो कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पहली कैबिनेट की बैठक हुई है और निश्चित रूप से आगे की रूपरेखा इसमें तैयार की जाएगी। प्रदीप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से दूरी बना ली शपथ ग्रहण समारोह से, विपक्ष का कोई भी नेता नजर नहीं आया, इतनी नाराजगी किस बात की? नहीं, निश्चित तौर पर एक प्रचंड बहुमत की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार को बधाई है। कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक रूप से इस सरकार को बधाई देती है और आज इस सरकार की बधाई के बाद 100 दिन तक हम सरकार के कामकाजों को देखेंगे। 100 दिन तक कामकाज देखने के बाद हम निश्चित तौर पर अगर सरकार की ने जो वायदे किए आम जनता से, अगर उस पर खरी नहीं उतरती है तो हम सवालों के साथ इनके सामने होंगे। जहां तक रही हमारी नेताओं की वहां शपथ ग्रहण में जाने की, श्रीमती प्रियंका गांधी जी अपनी बेटी के इलाज के लिए बाहर गई हुई हैं, तो श्रीमती सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आ पाए। कोई ऐसा कोई राजनीतिक कारण आने का नहीं। ठीक है। अभिषेक वाजपेयी जी, नई सरकार का गठन हो गया है, चेहरे भी सामने आ गए हैं, लेकिन किसको कौन सा विभाग मिलेगा वो तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। योगी सरकार 1.0 और योगी सरकार 2.0 में कौन सा बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो दुबे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वापस उनकी सरकार बनी है और आज शपथ ग्रहण भी हो गया है। सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये होगी कि जिन लोगों को पुराने जो मंत्री थे अब जो मंत्री नहीं रहे उनको क्या नई जिम्मेदारी मिलने वाली है और जो सेकंड इनिंग ये खेलने जा रहे हैं तो अब क्या नई भूमिका लेकर के आएंगे, क्योंकि आप देखिए कि पुराने बहुत सारे लोगों में असंतोष भी पैदा हुआ होगा और साथ में जो इनकी अब सीटें जो कम हुई हैं उस किस वजह से वो मंथन में इनको क्या निष्कर्ष निकल करके आता है, क्योंकि बहुत सारे मंत्री इनके हारे हैं और बहुत सारे जो मंत्री थे अब उनको पास कोई दायित्व नहीं है। तो ये देखने वाली अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि आने वाले समय में अब इनके सामने बहुत सारे चुनौती है, क्योंकि जो इन लोगों ने वादे किए हुए हैं कि किसानों के लिए जो वादे किए हुए हैं, बेरोजगारों के लिए जो वादे किए हुए हैं, अब उनमें भूमिका ये क्या अदा करेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती तो यही होगी।
ठीक है, विपक्ष की क्या भूमिका होगी वो भी देखने वाली बात होगी। हेमंत तिवारी सर हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। हेमंत जी, जो अपेक्षा की थी वैसी तस्वीर निकलकर सामने आई या कुछ तस्वीरों ने आपको चौंकाया भी? नहीं, देखिए, जो नई तासीर की भाजपा है, चौंकाना इसकी आदत में शुमार है। ये भूपेंद्र पटेल और पूरी कैबिनेट नई दे करके इससे बड़ा चौंकाने का कौन सा काम हो सकता है। गुजरात आपने देखा, यहाँ उम्मीद ज़रूर थी कि कुछ चौंकाने वाले बदलाव होंगे, लेकिन बदलाव उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक हालात हैं और जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी यहाँ करती है, इन हालातों में इतने ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं थी। ये ज़रूर था कि 2-3 लोगों को ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन 5 साल पहले जो स्टालवार्ट बन करके यहाँ आए, जो केंद्रीय राजनीति में थे भाजपा की, वो उत्तर प्रदेश आए, बड़े ऐलान और बड़े माहौल के साथ आए। उनको बड़ी जिम्मेदारी, बड़े पोर्टफोलियो दिए गए, उनको ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बनाया गया और दोनों ड्रॉप हो गए। डॉक्टर दिनेश शर्मा के बारे में तो कशमकश थी कि उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाए, उनका इस्तेमाल संगठन में किया जाए या फिर अभी पूर्णकालिक सभापति की भी रिक्ति होनी है विधान परिषद में, वहाँ किया जाए। लेकिन गोपाल जी टंडन और डॉक्टर महेंद्र सिंह, श्रीकांत शर्मा और ये सिद्धार्थनाथ सिंह, ये आप ध्यान करिए, पिछली सरकार जब बनी थी मार्च में 2017 योगी आदित्यनाथ की, तो इनके पास कितने महत्वपूर्ण, कितने भारी भरकम महकमे थे जिनका के काम देख रहे थे, और सब बैठा दिए गए। दरअसल 2014 के बाद जिस तरीके की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में की है और उसको जो रिस्पांस मिला है, भले भाजपा कहे, इसकी टॉप लीडरशिप कहे कि हमने जाति बंधन तोड़ दिए है, लेकिन जाति एक ऐसी सच्चाई है जिसको छोड़ करके आप यूपी में कम से कम कामयाबी की सियासत नहीं कर सकते हैं स्थापित सत्य, वरना आपकी दशा कांग्रेस ऐसी हो जाएगी जी। उसने जात नहीं पकड़ी, आज देख लीजिए, कोई जानता भी नहीं कांग्रेस कितनी सीटें मिली, याद भी नहीं रहता, 2 मिली कि 1 मिली कि 3 मिली। तो ऐसी सूरत में 2014 में जो एक ओबीसी क्लास का जो एक बहुत बम्पर सपोर्ट पाया भारतीय जनता पार्टी ने, वो लगातार इंटैक्ट रहा है। उसका एक भागीदारी हमें कैबिनेट में भी देखने को मिली है सर, 14 चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मैं आपके सवाल को सीधे सीधे आनंद दुबे से पूछ लेता हूं। आनंद दुबे जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं हेमंत तिवारी सर, कि जिन जिन नामों को इस बार कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया वो सब पिछली सरकार में बहुत अहम भूमिका में रहे, तो इस बार उन सब का नाम कट जाने के पीछे के आधार क्या रहा? क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे क्या? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो या बूथ पर कार्य करने वाला एक कार्यकर्ता हो, सबके अंदर एक कार्यकर्ता भाव है और पार्टी विभिन्न समय पर अलग अलग लोगों को अलग अलग दायित्व देती है। पिछली सरकार में जो मंत्री रहे, हो सकता है आने वाले समय में उनकी भूमिका किसी अन्य जगह हो और बेहतर जगह हो। पिछली बार जो लोग संगठन में थे वो इस बार सरकार में है। तो भारतीय जनता पार्टी में, ये पूरे देश में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, आपको ये देखने को मिलेगा कि बदलाव हमारे यहाँ चलता रहता है। जब पार्टी को जिसकी उपयोगिता जहां समझ में आती है, पार्टी उस हिसाब से उन लोगों की भूमिका तय करती है। नहीं, लेकिन फिर भी कल तक कई नाम चर्चा में थे, लग रहा था कि ये सभी लोग अपनी अपनी सीट बचा ले जाएंगे, ये मंत्री बने रहेंगे, लेकिन आज अचानक से जब तस्वीर सामने आई तो वो तमाम नाम किनारे कर दिए गए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आगे संगठन में बड़ी भूमिका में नजर आने वाले हैं वो? नहीं, अमित जी, देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों को इस बार सरकार में जगह नहीं मिली, हो सकता है पार्टी ने उनके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा हो, पार्टी ने उनके लिए संगठन में कोई भूमिका सोच रखी हो, पार्टी ने उनके लिए अन्य दायित्व सोच रखे हो, तमाम तरह की चीजें हैं। पार्टी उनके लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ बेहतर उनके विषय में सोचा होगा और ये आने वाले समय में पता चलेगा। और अमित, इसी को राजनीति में न्यूनतम ढाढ़स कहते हैं, न्यूनतम ढाढ़स इसी कहते हैं। अच्छे काबिल नेता है। मेरी बात थोड़ी सी जरूर रह गई तो मैं इसको खाली कंप्लीट कर दूं। तो ओबीसी वाली लाइन जो भारतीय जनता पार्टी की है, ये 2024 तक जारी रहेगी। ओबीसी का एक चंक जो कुर्मी वोटों का थोड़ा सा इस बार बिखरा था, उसके लिए आपने देखा होगा 3 कैबिनेट मंत्री, कद्दावर मंत्री उनको
इस जात के जो आते हैं उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। आशीष पटेल, स्वयं स्वतंत्र देव सिंह और राकेश सचान, बड़ा चौंकाने वाला नाम है। पूरी जिंदगी भर उन्होंने समाजवादी पार्टी की राजनीति की, भाजपा में नए नए आए हैं, लेकिन चूंकि कुर्मी चेहरा है तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा कैलकुलेटेड है और फोकस्ड है ओबीसी को इंटैक्ट रखने की ऐसी रणनीति जो उसको 2024 तक ले जाएगी। ठीक है प्रदीप सिंह जी, जो एक योगी और उनके 52 सहयोगी हैं और उसमें जिस तरीके से क्षेत्र और जाति के समीकरण को साधा गया है, लग रहा है कि 2027 में राह और मुश्किल हो जाएगी। 5 साल तक अगर इसी समीकरण के साथ सरकार काम करती रही और सभी को साधने का प्रयास करती रही तो देखिए, कौन की सरकार में कौन मंत्री बन रहा है, कौन किसको क्या प्रभार मिल रहा है, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। नई सरकार ने शपथ के बाद नई सरकार अब ये विश्वास दिलाना चाहिए नई सरकार को कि अब युवा जो रोजगार के लिए मुख्यमंत्री आवास या सरकार के पास जाएंगे उन पर लाठियां नहीं चलेंगी। सरकार को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि अब किसी बलात्कारी विधायक के समर्थक को संरक्षित करती हुई सरकार नजर नहीं आएगी। सरकार को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि अब कोई हादसा जैसी घटना दोबारा नहीं होगी। अब कोई किसान अगर अपने मांगों को लेकर आगे बढ़ता है तो किसी गुंडे द्वारा उसके सीने पर थार नहीं चढ़ाई जाएगी। और हम इस विश्वास के साथ कि अब नई सरकार ने शपथ ली है, पूरे दमखम से सरकार काम करेगी और निश्चित तौर पर जो संकल्प पर उन्होंने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करेगी। आनंद दुबे जी, अगर आप इस पर रिएक्शन देना चाहते हो, प्रदीप जी की चिंता इस बात को लेकर है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की सिर्फ बात ना हो बल्कि वो संकल्प सिद्धि तक पहुंचे। नहीं, कांग्रेस के हमारे मित्र ने जिन बातों आनंद दुबे जी जो बातें अभी कही हैं, निश्चित रूप से अगर जनता ने विश्वास किया था उसी के बाद हमें जो है सत्ता सौंपी है और सेवा का अवसर दिया है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि नौकरी हो, चाहे भयमुक्त समाज का निर्माण हो, या फिर औद्योगिकरण हो, या एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने का काम हो, एयरपोर्ट बनाने का काम हो, हमारी सरकारों ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछली सभी सरकारों से बेहतर काम किया है। और उसी का रिजल्ट है कि जनता ने हमें दूसरी बार, काफी समय बाद उत्तर प्रदेश में दूसरी बार किसी पार्टी को रिपीट किया है, जनता ने दूसरी बार कोई मुख्यमंत्री बना है। यह बहुत बड़ी चीज है और निश्चित रूप से जनता का यह विश्वास हमें आगे भी मिलता रहेगा। हम इसी तरह से सेवा करते रहेंगे 2024 भी, 2027 भी, और आने वाले लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में भी और देश के कई राज्यों में सेवा करेगी जनता की। अभिषेक बाजपेयी, बीजेपी अपने अगले लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ चली है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 में हमारा लक्ष्य है 75+ का। बतौर विपक्ष आपका क्या लक्ष्य है, आपकी क्या भूमिका अगले 5 साल देखने को मिलने वाली है? हमारे मित्र आनंद जी ने बोला, बहुत सारी बातें की। अगर इन्होंने जो चुनाव लड़े थे तो मुद्दे पे क्यों नहीं चुनाव लड़े थे? वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे क्यों इन्होंने चुनाव लड़े थे, या फिर कोई और जाति बिरादरी पे इन्होंने चुनाव लड़ने लगे? देखिए, इनके पास पिछले चुनाव में मुद्दों के नाम पे राजनीति करने के लिए, मुद्दों के नाम पे बात करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था। चाहे आप उदाहरण के तौर पर रोजगार के मुद्दे आप देख लीजिए, कितने सारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कराई। यूपी SSSC की तकरीबन 15 से ज्यादा वैकेंसियां फुलफिल नहीं कर पाए। और तो और आदरणीय दुबे जी अच्छे तरीके से जानते हैं कि इन मुद्दों पे कभी वो बात नहीं कर पाए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा चीज याद दिला दूं कि दिसंबर 2021 में एक छोटा सा आंकड़ा रखा गया था सदन के पटल पर कि आर्मी से तकरीबन 1,22,555 वैकेंसियां थी यूपी कोटे से। तो क्या उन्होंने उसको फुलफिल कराया था, या यूपी कोटे की कितनी वैकेंसियां इन्होंने फुलफिल करा दी? आप देखते स्वास्थ्य विभाग जो सबसे जरूरी था कोविड काल में, कितना जरूरी काम था, उसका बजट इन्होंने काम किया। डॉक्टर नेट टेक्नीशियन मिलाकर। आप ये कहना चाहते हैं कि जो मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे थे, जनादेश उनके साथ चला गया? आप मुद्दों की राजनीति कर रहे थे, उसके बावजूद जनादेश आपके साथ? देखिए, नहीं, देखिए दो चीजें इसमें, दो चीजें हैं। देखिए, हमने मुद्दों की बात की लेकिन हमने भ्रमित कहीं पे नहीं किया। हमने मुद्दों पे बात करने के बाद हमें आप ये नहीं कह सकते हैं, हमें आप वोट देखिए, वोट परसेंटेज हमें कितना ज्यादा मिला, हमारी सीटें भी बढ़ी हैं, लेकिन उसी जगह पे जनता का विश्वास इनके ऊपर से कम हुआ। तभी इसी वजह से इनके वोटिंग परसेंटेज तो जरूर ठीक रहा लेकिन सीटें इनकी जरूर कम आ गई। दो बात। नंबर तीसरी चीज, आप देखिए कि 2024 के एजेंडे को साधने के लिए इन्होंने क्या किया है कि आज के समय पे इन्होंने द कश्मीर फाइल्स लॉन्च कर दिया, क्योंकि वो इस वजह से, क्योंकि क्या अब योगी आदित्यनाथ जी को इस चीज पे चाहिए था कि योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए
कि जा करके अब अपना व्यक्तित्व दिखाएं और जो साफ सुथरी छवि दिखाते हैं उस चीज पे आगे बढ़ें और कहें कि गोधरा कांड पे भी बाकायदा पिक्चर बननी चाहिए और लखीमपुर खीरी की घटना पे भी पिक्चर अभी बननी तक आप चाहिए। कह रहे थे कोई और हिंदू तो और मैं मुस्लिम कर रहे छोटी थे, सी आप मुद्दों की राजनीति कर रहे थे, आप कहां चले गए? नहीं, मैं इस तरीके से बताओ। मैं देखिए मैं दूसरी मैं अपनी दूसरी बात भी कंप्लीट कर दूं, फिर मैं आपकी छोटी सी बात का जवाब दे दूंगा। मैं आपकी इस बात का भी जवाब दे दूंगा। दूसरी बात कि 2024 में अगर इनकी सीटें कम आती हैं तो उसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे? योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर फोड़ेंगे या फिर स्वयं प्रधानमंत्री जी इसके जिम्मेदार होंगे? दोनों बातें आप देखिएगा, दोनों की कड़ी जुड़ी हुई है, क्योंकि 2022 का चुनाव जीतने के लिए इन्होंने अभी से पहले से रणनीति चालू कर दी थी। अब जवाब ले लेते हैं। आपने जो प्रश्न ठीक है आनंद दुबे, आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं हेमंत सर के पास जाऊंगा। जी अमित, इन्होंने 3 चीजें उठाई। पहली चीज इन्होंने कहा कि चुनाव हमने हिंदू मुस्लिम पे लड़ा। तो आप मुझे बताइए कि कैराना में और बाकी जगह पर धमकी कौन दे रहा था? जाटों की खाल में भूस भरने की धमकी कौन दे रहा था? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा था? पाकिस्तान और जिन्ना की एंट्री चुनाव में किसने कराई थी? तालिबान से स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना किसके पार्टी के सांसद ने की थी? मुझे लगता है अमित जी इनको याद करना चाहिए, सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी इनके यहाँ से बोला जाता है, हनुमान जी की जाति इनके यहाँ से बताई जाती है। तो कौन सी बात करना चाहते हैं? हाथरस की घटना याद दिलाते हैं तो उसी जगह पे हाथरस की घटना पे आदि अभिषेक जी आपने सवाल खड़े किए ना, आप जवाब सुन लीजिए। संस्कार कर दिया। ये खुल के कहे ना, ये खुल के कहें कि कश्मीर में जो हुआ हम उसका समर्थन करते हैं। इनको कहना चाहिए, इनको कश्मीर फाइल्स पर अपना नजरिया हम तो समर्थन करते हैं कि जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। हम समर्थन करते हैं कि जनता हेमंत तिवारी सर, क्या विपक्ष चुनाव से पहले जो गलतियां कर रहा था चुनाव के बाद भी वही गलतियां कर रहा है क्या? उसकी सुई वहीं पर अटकी हुई है और बीजेपी मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। क्या देख पा रहे हैं आप? ठीक है अभिषेक जी और आनंद दुबे जाऊंगा आपके पास। हेमंत तिवारी से अगर आप सवाल सुन पाए हो, आपको क्या लग रहा है सर कि विपक्ष चुनाव से पहले जो गलतियां कर रहा था चुनाव के बाद भी वही गलतियां दोहरा रहा है क्या? उसकी सुई अभी भी वहीं पर अटकी हुई है और बीजेपी मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई? सवाल मुझसे है अमित जी सर, आपसे ये। निश्चित रूप से बहुत बड़ा बिंदु है और अगर कोई व्यक्ति जो बड़ा किरदार है अपोजिशन का, वो तय करता है कि उसको पार्लियामेंट छोड़ करके असेंबली में रहना है, असेंबली में अपनी आवाज़ उठानी है, उसको सदन और सड़क पर अपनी आवाज़ उठानी है, तो उसको निश्चित रूप से यहाँ कम से कम राम मनोहर लोहिया का जो स्थापित सिद्धांत है उस पर थोड़ा अमल करना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? अगर नरेंद्र मोदी आपके घर कोई पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रम उसमें आ सकते हैं, अगर योगी आदित्यनाथ आपके पिताजी का स्वास्थ्य देखने जा सकते हैं, तो आप उनके शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं आ सकते? मुझे लगता है कि ऐसा करने में कोई राजनीतिक नुकसान नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं ये राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय देता है। तो बड़ा गंभीर विषय है। अरे भाई, क्या आप अपनी उसी पुरानी रवायत पे बैठे रहेंगे? मुलायम सिंह यादव तो सबके यहाँ चले जाते थे, बड़े बड़े कार्यक्रमों में शरीक होते थे। एक नई शुरुआत तो करनी होगी। हमको तो बड़ा अच्छा लगा जब अखिलेश यादव ने फैसला किया कि वो असेंबली में रहेंगे। कम से कम यह सोच के अच्छा लगा कि असेंबली में अच्छी हेल्दी डिबेट्स होंगी, अच्छे इशूज होंगे। सरकार एक तरफा न तो सोचेगी न करेगी, उस पर काबू रहेगा और स्वस्थ विपक्ष का, मजबूत विपक्ष का, यही तो उससे अपेक्षा होती है। सही बात। पर ऐसा कहाँ होता? आपके आचरण से निश्चित रूप से अब देखिए होता क्या, आप देखिए विधानसभा का सत्र होगा, उसके पहले अमित अगर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी तो कभी समाजवादी पार्टी उसका बायकॉट करेगी, कभी बसपा वाले नहीं आएंगे। और जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो बाकी दल यही करते थे। ऐसा करने से कुछ लाभ है नहीं। ऐसा करने से खाली है कि एक ऐसा फोरम जो आपको मिला है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सभा आपको मिली है, जहां आप हर इशू को रेज कर सकते हैं, जहां स्टेट के वेलफेयर से जुड़े हर इशू पर आप डिबेट कर सकते हैं। आप वहाँ शोर शराबा करते हैं, हल्ला करते हैं। तो शपथ ग्रहण मुझे लगता था, मुझे कहीं न कहीं से मेरे मन में ऐसा लग रहा था कि शायद अखिलेश यादव जाएं, अगर न जाएं तो प्रतिनिधि अभिषेक जी के तौर पर एक नई परिपाटी की शुरुआत कर दी क्या? बुराई नहीं है। एक पॉजिटिव जेस्चर तो ये होता कि अखिलेश यादव वहां पर जाते। जिस तरीके से हेमंत जी कह रहे हैं कि उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया, वो विधानसभा में बैठेंगे विपक्ष के नेता के तौर पर, जिन लोगों ने उनको वोट किया है कम से कम उनकी आवाज बनकर वहां पर मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन आज वो मौका चूक गया। कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन करने भी नहीं गए। अमित जी
जी। मैं आदरणीय हेमंत जी की बात का बिल्कुल उनका जो कहना है वो एक जगह पे है, लेकिन आप इस चीज को देखिए, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपना इस्तीफा दिया तो वो इस वजह से उन्होंने दिया कि वो सिर्फ प्रदेश के अब जनता की जो पहले बात कर रहे थे उसी क्रम में उसको आगे बढ़ाएंगे और कहीं इधर उधर की बात ना करके सिर्फ जनता के मुद्दों को उठाएंगे और जो प्रमुखता से उठाते रहे। अरे सर, तो शपथ ग्रहण समारोह में चले जाते तो क्या जनता के मुद्दों को नहीं उठा पाते क्या? आनंद दुबे जी, इतनी नाराजगी क्यों? क्या आपने पूरे मन से नहीं बुलाया था क्या? नहीं, क्या इसके पहले हमने तो पूरे मन से बुलाया था, हमने तो पूरे मन से बुलाया था। और आदरणीय हेमंत जी ने अभी पूरी बात बताई। देखिए, इनके घर मांगलिक कार्यक्रम हुआ, उसमें प्रधानमंत्री जी गए, जब माननीय मुलायम सिंह जी की तबीयत खराब थी माननीय मुख्यमंत्री जी गए, खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी खुद माननीय मुलायम सिंह जी को देखने गए। लेकिन कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उत्तर प्रदेश की राजनीति की कि कल्याण सिंह जैसे बड़े नेता का निधन होता है और अखिलेश यादव के घर से चंद कदमों की दूरी पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ होता है, लेकिन अखिलेश यादव जी या उनके आज आप शिष्टाचार सिखा रहे हैं, आज आप शिष्टाचार सिखा रहे हैं। आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी को आपने कहां पे भेज दिया? जहां पे प्रधानमंत्री जी से उन्होंने नमस्कार किया, गृह मंत्री जी से नमस्कार किया, उनको आपने पीछे भेज दिया। जो गुरु मानते थे आज उनको आपने घर में बैठा दिया। कौन से संस्कार की आप बात करना चाहते हैं? आम जनमानस के मन में भी सवाल है, 2017 में जब अखिलेश यादव गए थे तो 22 में दूरी क्यों बना ली? उन्हें इतना क्या बुरा लग गया कि आज वो समारोह में भी नहीं जा पाए? ठीक है, ठीक है, इसी पर नहीं अटके रहते हैं। प्रदीप जी बताइए कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुई, क्या यह माना जाए कि सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह से दूरी उन्होंने नहीं बनाई है, आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश से भी एक बार उन्होंने दूरी बना ली? अमित, मैंने आपके बहस होने के प्रारंभ में ही पहले ही सवाल में हमने ये बात बताई कि व्यक्तिगत कारणों से प्रियंका गांधी जी देश से बाहर हैं और हमने उसका कारण भी आपको इससे पहले बताया है। तो ये कहना कि हम शपथ ग्रहण में प्रियंका गांधी जी नहीं पहुंची राजनीतिक का कारण है, ऐसा नहीं है, व्यक्तिगत कारण है। नंबर 2, हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम इस नई सरकार को बहुत 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 बधाई देते हैं और प्रचंड बहुमत की सरकार है और ये आशा करते हैं कि अपने संकल्प पत्र में जो वादे इन्होंने किए हैं पिछली सरकार की तरह, जो पिछली सरकार ने 40% भी अपने वादे को पूरा नहीं किया, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार कम से कम जो परीक्षाएं होंगी रोजगार की, उसमें 12 से ज्यादा परीक्षाएं जो घोटालों की बीच चढ़ गई, इस बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसी पॉइंट पर रिएक्शन लेते हैं। और आनंद दुबे, आप निश्चित आप जवाब भी देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ मेरा एक सवाल भी है, क्या संकल्प पत्र में जिन जिन बातों का जिक्र है उन्हीं संकल्पों को लेकर सरकार आगे बढ़ने वाली है? 2017 से लेकर 2022 तक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो प्रतिबद्धता सरकार की देखने को मिली, वही प्रतिबद्धता 2022 से 2027 के बीच में भी देखने को मिलने वाली है? नहीं ना, निश्चित तौर पर जैसे ऊंचाहार में 5 ब्राह्मण जिंदा जला दिए गए, अब दोबारा प्रदेश में इस तरह की घटना नहीं हो। दे रहे हैं सर, जवाब दे रहे हैं, अपेक्षा करते हैं नई सरकार से। अमित, मैं अभिषेक जी को भी और हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि अब तो ये मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईनों पे लगाना फिजूल है। आप तमाम ये बातें चुनाव में भी उठाते रहे, आप लगातार इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते रहे, जनता ने उसको सिरे से खारिज किया। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से सेवा का मौका दिया। ये रोजगार की बात करते रहे। मैं आपको आंकड़े बता देता हूं फिर से, समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 लाख सरकारी नौकरी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने 95,000 सरकारी नौकरी दी थी। हमने 4.25 लाख सरकारी नौकरी 5 साल में दी, इसलिए जनता ने हम पर विश्वास किया। हमने उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनाकर दिखाया, इसलिए जनता ने हम पर विश्वास किया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे गुंडों को आगे बढ़ाने का काम किया। हमने इनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम किया। जो मैंने आपको अभी आंकड़े बताए थे सरकारी विभाग, अब ये फिर से उन्हीं बातों को बता दीजिए। और पिछली भी घोषणा पत्र में हमने 92% वादों को पूरा किया था और इस बार का जो हमारा संकल्प पत्र है, मुझे बता दीजिए डॉक्टर नेट टेक्नीशियन की 45,000 वैकेंसी थी, उसमें से आपने कितने भर्ती कर दिए और बहुत जल्द पे बता दीजिए आपको। और कौन से मुद्दे पे आप बात करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए, मैं आंकड़ों के हिसाब से। सर, अभी तो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, थोड़ा सब्र रखिए अभिषेक जी, समझ में आएगा ना कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। 5 साल काम करना है ना। योगी सरकार 2.0 में सबका साथ सबका विश्वास वाली तस्वीर भी दिखाई दी। योगी कैबिनेट की मदद से जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। ओबीसी कोटे से 18 लोगों को मंत्री बनाया गया है, राजपूत समुदाय से 10 लोगों को मंत्री बनाया गया है, ब्राह्मण बिरादरी से 8 लोगों को मंत्री बनाया गया है,
एससी कोटे से 7 लोगों को मंत्री बनाया गया है, जाट बिरादरी से 3 लोगों को मंत्री बनाया गया है, वैश्य से 3, पंजाबी से 2, मुस्लिम से 1। ये तस्वीर सामने आई है और इसी के आधार पर सरकार ये कह रही है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करेंगे। हेमंत तिवारी सर, इस पूरे समीकरण को देखने के बाद आपको लग रहा है कि सरकार अपने संकल्प को सिद्धि तक लेकर जा पाएगी, सभी जातियों का, सभी धर्मों का समुचित विकास हो पाएगा, जो अपेक्षा लोग कर रहे हैं सरकार से? देखिए, भाजपा ने कुछ नया नहीं किया है साहब। भाजपा के लिए ये करना उसकी मिनिमम नेसेसिटी थी। क्यों? कि जो चीज प्रूव्ड है, जो चीज ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिस प्रयोग का आपको लाभ मिल चुका है, उस प्रयोग को आप जारी रखिए। हाँ, जब आप सरकार चलाते हैं तो शासन चलाने के तरीके पर बहुत सी दिक्कतें होती हैं। उसके लिए आपने देखा होगा कुछ नए किस्म के लोग आए, रिटायर्ड या वीआरएस लिए हुए ब्यूरोक्रेट्स आए। अभी उनको क्या दायित्व दिया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। दूसरी चीज, एक और बात हुई कि वैसे तो कुछ लोग ऐसे चुनाव हार गए जिनके विभागों की कार्यशैली पर कुछ प्रश्न थे, कुछ अनुचित प्रकार के भी प्रश्न थे, उसमें से कई हार गए, और जो बचे थे उनमें 1-2 लोगों की मुक्ति कर दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एकदम क्रिस्टल क्लियर बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वो निकाल के दिया। कुछ नामों पे जरूर लोगों को आश्चर्य होगा, लेकिन उसका भी एक लॉजिकल कारण है। जैसे राकेश सचान एकदम से आ गए और कैबिनेट मंत्री बन गए, जीवन भर के सफाई रहे। अभी जुम्मा कुछ रोज पहले आए हैं, बीच में कांग्रेस में भी चले गए थे। लेकिन उसके पीछे मैंने बताया आपको, कुर्मी वोटों के लिए भाजपा एक तरीके से आउटसोर्सिंग पर डिपेंड हो गई थी। यानी जो अपना दल सोनेलाल है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, उस पर डिपेंड हो गई थी। उसका कोई ऐसा, उसने कोई, ठीक है स्वतंत्र देव सिंह उसी जात से आते हैं, लेकिन एक ब्रॉडर लीडरशिप नहीं उसने डेवलप की थी। तो उस कमी को दूर करने के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया। ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये संदेश होते हैं, संकेत होते हैं, आगे आपका सपोर्ट कैसे बना रहे, कैसे इंटैक्ट रहे उस पर्टिकुलर जात में, उस पर्टिकुलर रीजन में, क्षेत्र में। और फिलहाल तो संदेश 2024 के लिए देना है। आनंद दुबे जी, सबसे ज्यादा ओबीसी कोटे से मंत्री बनाए गए हैं, तो क्या यह माना जाए कि ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के हाथ से खिसक न जाए 2024 तक, या फिर उस पर पकड़ कमजोर ना हो जाए, इस वजह से इस बात का ध्यान रखा गया? आपने अमित जी देखिए, एक चीज आपने देखा होगा शुरू से, जब 2014 में हमारी सरकार बनी केंद्र में, उसके बाद से लेकर अब तक हमेशा प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इसी मूल भावना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछली बार हमने अनुसूचित जनजाति से उत्तर प्रदेश में पहला मंत्री बनाया, इससे पहले अनुसूचित जनजाति से कोई मंत्री नहीं बना था। और हम हर बिरादरी को, हर तबके को अपनी सरकार में प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, जिससे सबको यह लगे कि यह सरकार सबकी है, इसमें सभी को पूछा जा रहा है, इसमें सभी की सहभागिता है और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है। और इतना ही नहीं, आप देखिए, हमने अपने सभी वर्गों से जो मंत्री बनाए वो तो है ही, इसके अलावा हमने अपने सहयोगी दल से भी 2 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए हैं। ये इस बात का उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को धर्म मानती है। हम चाहे कितनी भी प्रचंड विजय हासिल कर ले, हम अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को कभी नहीं भूलते हैं, उनको उचित स्थान देते हैं, उनको उचित सम्मान देते हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद लगातार बना हुआ है। ठीक है प्रदीप जी, पूरे चुनाव के दौरान आप सभी लोग ये कहते रहे कि ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मणों ने बीजेपी को सपोर्ट किया, उसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण कोटे से 8 मंत्री बनाए गए हैं और एक लाभार्थी वोट बैंक भी बीजेपी ने क्रिएट कर दिया है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में मुश्किल और बढ़ने वाली है। जिस तरीके से पूरे जातीय समीकरण को भारतीय जनता पार्टी बिठाती जा रही है, जिस तरीके से वोट बैंक में सेंधमारी करती जा रही है और एक लाभार्थी वोट बैंक तैयार करती जा रही है, जल्दी से क्विक रिएक्शन प्रदीप जी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की आवाम से कहा कि आपने मेरा नमक खाया है, आपको नमक का हक अदा करना पड़ेगा, और प्रदेश की आवाम ने नमक का हक अदा किया। और जहां तक अभी तक की जानकारी है, और जो नमक का हक अदा करने के बाद सरकार ने आज शपथ ले ली है और लोगों को राशन मिलना बंद हो गया है अभी तक। नंबर 1।
पूरी बात आ जाने दीजिए, पूरी बात आ जाने जी। दीजिए। और इसके बाद देखिए अब आप निश्चित तौर पर महिलाओं ने भी जबरदस्त समर्थन को दिया। सर, हो सकता है आपकी इस आशंका का जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाए। कैबिनेट की बैठक में क्या पता इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाए और इस योजना को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इस बात के संकेत सरकार की तरफ से बहुत पहले से मिलते रहे। आनंद दुबे रिएक्शन देना चाहते हैं, लेकिन समय का अभाव है हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि किसको कौन सा विभाग मिलता है। जैसे ही तस्वीर सामने आएगी आपके सामने वो भी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी। मैं भय या पक्षपात